चाल है? मैं आपका मानस सर एक बार फिर से आपके पसंदीदा YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इंग्लिश की क्लास में आपको पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और पैसिव वॉइस के पिछले वीडियो में आपको एक स्पीड टेस्ट छोटा सा कराया गया था इसके असर्टिव सेंटेंस के नियम से। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पैसिव वॉइस के नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस का नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां से जो क्वेश्चन है वो आना शुरू हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इंट्रोगेटिव से क्योंकि सेंटेंस ये ऐसा है इसमें नियम भी लगता है और लॉजिक भी लगता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसकी कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में पोजीशन जरूर होती है। एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वर्ड की नीचे अंडरलाइन होगी और आपसे पूछेगा कि ये वर्ड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस सेक्शन में बिलोंग करता है। तो कोई भी वर्ड होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग में से बिलोंग करता है। इसको सिंटैक्स बोलते हैं ना। पढ़ाएंगे, चर्चा विस्तार से होगी, लेकिन अभी समझिए पहला वर्ड क्या आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन आ जाता है। दूसरा वर्ड क्या आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, प्रोनाउन आ जाता है। तीसरा क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। चौथा क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। पांचवा क्या आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है। और फिर क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन आ जाएगा। और लास्ट का टॉपिक जो 8वां बचता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकंजंक्शन। प्रीपोजिशन के बाद क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन उसके बाद कंजंक्शन एक वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो आपने वो यहाँ पर एक नोटिस किया होगा कि एक टॉपिक जो है वो कंजंक्शन यहाँ से मिस हो रहा है। कंजंक्शन टॉपिक क्यों मिस हो रहा है उसके लिए मैं वजह बता दूं कि सॉरी इंटरजेक्शन टॉपिक क्यों रिप्लेस हो रहा है उसके वजह बता रहा हूं। जो इंटरजेक्शन टॉपिक है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिमूव कर दिया गया है। वजह जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे। इंटरजेक्शन टॉपिक को पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिमूव करके उसके प्लेस पर आर्टिकल को डाल दिया गया है। इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच से हटा दिया गया है और उसके स्थान पर क्या डाल दिया गया है, आर्टिकल डाल दिया गया है। अब जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहला लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव, दूसरा क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है वर्ड आपका सेंटेंस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस सेक्शन में बिलोंग करता है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले ही, वो मैं फिर डिवाइड बता दे रहा हूं कि नाउन इज इक्वल टू क्या होता है, सी, फील और टच होता है। नाउन इज इक्वल टू क्या होता है, सी, फील और टच। इस बात को आप लोग हमेशा रखिए कि कोई भी शब्द अगर इंग्लिश का लिखा हो उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं तो उसको शब्द क्या कहता है, वो शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन सेक्शन में बिलोंग करता है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, सामने आपका एक वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस। तो सेंटेंस आपका क्या होगा, सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन सेक्शन में जाएगा। सेंटेंस कहां जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन सेक्शन में जाएगा क्योंकि कोई भी वाक्य होता है उसको आप लोग देख सकते हो। एक दूसरा नियम यहां पर आप लोग बिल्कुल कसम खा लीजिए कि नाउन के पहले जो लगता है वो एडजेक्टिव होता है। कोई भी शब्द अगर नाउन के पहले लगा हुआ है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किस सेक्शन में जाएगा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव सेक्शन में जाएगा। इस चीज की आप लोग कसम खा लीजिए। तो नाउन के आगे जो लगा हुआ एडजेक्टिव होगा, सेंटेंस के आगे आएगा वो इंट्रोगेटिव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंट्रोगेटिव वर्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, इंट्रोगेटिव वर्ड की क्या हो जाएगी पोजीशन, एडजेक्टिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर कोई वर्ड आ गया ऐसे ही मान लो इंट्रोगेटिव पूछ लिया, इंट्रोगेटिव जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस सेक्शन में बिलोंग करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। इसके आगे मैं आपको बताता हूं इंट्रोगेटिव कोई वर्ड नहीं, इंट्रोगेटिव कोई वर्ड नहीं है। इंट्रोगेटिव कभी वर्ड नहीं होता। जो शब्द की रूटिंग होती है, जो शब्द जहां से बनता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। शब्द जो बनता है वो क्या होता है, वर्ब बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो बना हुआ है वो बताते हैं, बहुत खुशी हो रही है, वो बना हुआ इंट्रोगेट से। इंट्रोगेट वर्ब है, इसका मतलब क्या हो जाता है भैया, इसका मतलब हो जाता है प्रश्न पूछना। इंट्रोगेट का मतलब क्या हो जाता है, प्रश्न पूछना हो जाता है। ये क्या हो गई, वर्ब। अगर आपको वर्ब मालूम हो गई है तो आप उससे एडजेक्टिव रिलेट कर सकते हो, उससे नाउन रिलेट कर सकते हो, उससे एडवर्ब रिलेट कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ब होती है। तो इंट्रोगेट से अगर आप नाउन बनाना चाहोगे तो वो हो जाएगा इंट्रोगेशन। नाउन क्या हो जाएगा, इंट्रोगेशन हो जाएगी, पूछताछ करना। वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं ये आपको तरीका मैं बताऊंगा जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए। एडजेक्टिव का क्या होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा इंट्रोगेटिव, जो आप जानते हो। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन उसका क्या हो गया, रूप अलग हो गया। इंट्रोगेट अगर लिख के आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इंट्रोगेशन लिख के आ जाए तो वो शब्द क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव लिख के आ जाए तो वो शब्द क्या हो जाएगा, वो शब्द
पदार्थ का एडजेक्टिव हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। मैं बार-बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि एक नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में आता है कि पार्टिकुलर वर्ड जो है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में बिलोंग करता है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने का सीधा सा तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले पहचान इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है वो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हो रहा है तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव कहलाता है। कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हो रहा है तो इंट्रोगेटिव कहलाता है। अपवाद भी है, इसमें एक्सेप्शन भी है, लेकिन फिलहाल एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिलहाल मैं आपको नियम पढ़ा रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाता है, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। पहला क्या हो जाएगा, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा क्या हो जाएगा, बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले और प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो मेनली 6 टाइप के होते हैं। उनको ही क्या बोल देते हैं बच्चा, उसको बोल देते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। क्या बोल देते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड बोलते हैं कि जो शब्द डब्ल्यूएच से शुरू होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन सारे शब्द जो डब्ल्यूएच से शुरू होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड नहीं होते। जैसे कि एक वर्ड मैं लिख रहा हूं व्हाइल, व्हाइल आपने पढ़ा होगा। व्हाइल एक कंजंक्शन होती है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो व्हाइल तो डब्ल्यूएच से शुरू हो रहा है लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो पूरा नियम क्या निकलेगा, पूरा नियम ये निकलेगा कि जो भी शब्द डब्ल्यूएच से शुरू हो रहा है और प्रश्न का कार्य कर रहा है, उससे प्रश्न की भावना निकल रही है, वो प्रश्न से उसका ताल्लुक है, तो वही शब्द वो क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा या क्वेश्चन वर्ड होगा। कौन कौन सा शब्द इसके अंतर्गत आता है आपको मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं जिनको बोलते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच 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 और लास्ट में क्या बन जाता है, एचओडब्ल्यू। तो बनाम क्या बनेगा, हु बन जाएगा, व्हाई बन जाएगा, व्हाट बन जाएगा, व्हेन बन जाएगा और वेयर बन जाएगा। इतने शब्द क्वेश्चन वर्ड है, ये गलत है। इतने शब्द क्वेश्चन वर्ड है, ये गलत है। ये तो बेसिक कांसेप्ट है कि इन शब्दों को प्रश्नवाचक शब्द बोल दिया जाता है क्योंकि ये शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसमें कौन सा बचा हुआ, इसमें हु बचा है, हुम बचा है, हुज बचा है, विच बचा है, बहुत सारे शब्द ऐसे बचे हुए हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को अच्छे से समझ लीजिए। एक शब्द में आपको बता दे रहा हूं हु, और इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द में आपको बता दे रहा हूं विच। आप लोग अच्छे समझ लीजिए कि हु और विच क्या है। हु और विच जो होते हैं वो एक साथ दो काम करते हैं। हु और विच जो होते हैं, पहले बेसिक कांसेप्ट क्लियर करता हूं, जो तरीका है अपने पढ़ाने का। हु और विच जो होते हैं वो एक साथ दो काम करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। हु को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग अभी समझते रहिए कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगते हैं। और हु और विच जो होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के साथ-साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हु का ऑब्जेक्ट हमें क्या मालूम होता है, हु मालूम होता है, और हु का पदेशु क्या मालूम होता है, हु मालूम होता है। विच का ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच होता है, और पदेशु क्या हो जाता है, ऑफ विच हो जाता है। पदेशु क्या हो जाता है, ऑफ विच हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात मेरी छोटी सी आप लोग समझ लीजिए। तीन प्रोनाउन ऐसे होते हैं जनरली जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। तीसरा आपको नहीं मालूम था, इसलिए तीसरा मैंने बता दिया। दो शब्द आपको मालूम है, दो प्रोनाउन ऐसे मालूम है जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। जैसे यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, पदेशु क्या हो जाता है, यू हो जाता है। थर्ड पर्सन में जो होता है इट, उसका भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है, पदेशु क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कैसे पहचानेंगे कि वो सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। हेल्पिंग वर्ब के अगल-बगल होंगे तो सब्जेक्टिव होगा, मेन वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये हु और विच याद रखिएगा। हु क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। हुम क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। हुज क्या लिखा हुआ है, पदेशु लिखा हुआ है। अब बात आती है इतने नियमों को हम लोग कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे याद रखेंगे कि इसका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो उसका सिंपल सा तरीका मैं आपको एक बता देता हूं। कभी भी कोई भी सेंटेंस जो होता है वो नियम तो उसका होता है, लेकिन उसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक भी, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो वो ट्रिक बताने के लिए मैं आया हूं।
वो ट्रिक बताने के लिए कि सेंटेंस को देख करके जब पूरा ये आपका पैसेज खत्म हो जाएगा, जब मैं मिसलेनियस स्टिक कराऊंगा तब आप देखेंगे कि आप 2 सेकंड के भीतर पैसेज निकाल लेंगे। और भैया सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, जब देखो तब कर देना। ऐसा नहीं कि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको देखना है। मैं जानता हूं कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत सारे काम, आपकी जिम्मेदारियां आप लोग का रखी हैं, थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ भी लिया करें। जब भी वीडियो को देखें तब भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें, क्योंकि ये तकनीक का युग है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। कोई ना कोई आप एजुकेशनल ग्रुप से जरूर जुड़े होंगे, उस ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग का प्रयास रहता है कि जितनी भी देर हम लोग बोले वो आपके फायदे की बात हो। यहाँ पर किसी प्रकार का वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। उतना बस आपका हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो मैं बोल रहा था कि इंट्रो वीडियो का कैसे हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। उसका पैसिव बनाने का तरीका मैं सिंपल सा एक फार्मूले में ही उसको फिट कर देता हूं। मानस फार्मूला उसको कहते हैं, उसको एक मैं कह देता हूं। मैंने कह दिया, इस बात को आप याद रखिएगा, एक्टिव इक्वल्स टू पैसिव। एक्टिव इक्वल्स टू पैसिव, ये फार्मूला आप लोग जब तक पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब तक अपने दिमाग में याद करके रखेंगे कि जिस रूप में एक्टिव लिखा हुआ है उसी रूप में पैसिव बनेगा। जिस रूप में एक्टिव लिखा हुआ है उसी रूप में पैसिव बनेगा। जिस टेंस में एक्टिव लिखा हुआ है उसी टेंस में पैसिव बनेगा। सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जिस रूप में एक्टिव लिखा है उसी रूप में पैसिव बनेगा। जिस टेंस में एक्टिव लिखा हुआ है उसी टेंस में पैसिव भी बनेगा। अगर एक्टिव लिखा हुआ है असर्टिव तो पैसिव भी कहां जाएगा? असर्टिव जाएगा। अगर एक्टिव लिखा है इंट्रोगेटिव तो पैसिव भी कहां जाएगा? इंट्रोगेटिव जाएगा। अगर एक्टिव लिखा हुआ है इंपरेटिव तो पैसिव भी कहां जाएगा? इंपरेटिव जाएगा। एक्टिव लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी तो पैसिव भी कहां जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। एक्टिव लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव तो पैसिव भी कहां जाएगा? ऑब्जेक्टिव जाएगा। एक्टिव लिखा हुआ है अफर्मेटिव तो पैसिव भी कहां जाएगा? अफर्मेटिव जाएगा। एक्टिव लिखा हुआ है नेगेटिव तो पैसिव भी कहां जाएगा? नेगेटिव जाएगा। तो मतलब जैसा एक्टिव लिखा हुआ है वैसा पैसिव बनाना है। इसके अलावा अगर एक्टिव लिखा हुआ है प्रेजेंट में तो पैसिव भी प्रेजेंट में रहेगा। एक्टिव लिखा हुआ है पास्ट में तो पैसिव भी पास्ट में रहेगा। एक्टिव लिखा हुआ फ्यूचर में तो पैसिव भी फ्यूचर में रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? मतलब एक्टिव इक्वल्स टू पैसिव का ये जो आपके सामने मेन फार्मूला है, ये ब्रह्मास्त्र है, पैनासिया है, रेमेडी फॉर ऑल इंग्लिश डिसीजेस। जितनी भी अंग्रेजी की बीमारियां हैं उन सब का पैसिव वॉइस में एक ही सॉल्यूशन है, एक्टिव बराबर पैसिव। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया है। बस आपको एक काम ये करना है, आपको एक काम ये करना है कि आपको इंटरचेंज अच्छे से याद करने हैं। मैंने एक लिस्ट आपको बनवाई थी पहले क्लास में, वो इंटरचेंज आपको अच्छे से याद करने हैं और आपको कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखना चाहूंगा। एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, सिंपल सा मैंने लिखा कि डिड दे नॉट मेक अ नॉइज। Did they not make a noise? क्वेश्चन मार्क। अब ये एक्टिव लिखा हुआ है, अब इसका पैसिव बनाना है। मैं सीधा बता रहा हूं एक्टिव लिखा है क्योंकि पहचानने का तरीका तो बता के रखा गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखें कि सेंटेंस का सीक्वेंस क्या है। सेंटेंस का सीक्वेंस कैसा है? बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब है और समाप्त कहां पर होगा? क्वेश्चन मार्क पर है, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि एक्टिव वॉइस में जो बेटा हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है बच्चा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चा, उसमें जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करते हैं। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का पैसिव बनाना है। तो ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? नाउन हो गया, ये क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो आपने डिड देखा तो आपको मालूम है कि डिड का पैसिव वॉइस वॉज या वर्ब में जाता है। डिड का पैसिव किसमें जाता है? वॉज या वर्ब में जाता है। और शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है। एक्टिव में तो पैसिव भी कहां शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग किसके अकॉर्डिंग लगती है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? ऑन वॉइस, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो शुरुआत में क्या लग जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज लग जाएगा ना, क्या लग जाएगा? वॉज लग जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। आपको नकल करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जिस सीक्वेंस में एक्टिव लिखा है डिट्टो उसी रूप में पैसिव बनाना है।
हेल्पिंग के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनवाइज हो जाएगा, हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है, नॉट लगा है, तो आप भी क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। नॉट के बाद क्या लगा है, मेन वर्ब लगा है, तो आप भी क्या लगाओगे, मेन वर्ब। लेकिन पैसिव में कौन सी फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। जनरल वर्ब है तो प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लगा है, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, दे का क्या हो जाएगा, देम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको मिस नहीं करना है। इतना करने के बाद ऊपर वाले सेंटेंस को नीचे से टैली कर लेना है। ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, नीचे से टैली करना है। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब है, देखते जाओ। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इट मींस एक्टिव बराबर पैसिव। इट मींस क्या है, एक्टिव बराबर पैसिव। ये नियम तब तक लगेगा जब तक पैसिव वाइज पढ़ना है। एक्टिव बराबर पैसिव का नियम तब तक लगेगा जब तक कि पैसिव वाइज पढ़ना है। इसी प्रकार इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आगे आपको ले चलता हूं, जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा हुआ है कि where are the boys playing the match, where are the boys playing the match, क्वेश्चन मार्क। एक्टिव लिखा हुआ है, पहचान गए होंगे, इसका पैसिव बनाना है। सिंपल सा मैंने आपको एक्टिव बराबर पैसिव बताया है कि नहीं बताया है, जिस सीक्वेंस में एक्टिव लिखा है उसी में पैसिव बनाना है। तो आपको समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है, करो भैया। ऊपर क्या लिखा है, वेयर, तो नीचे भी क्या होता रहेगा, वेयर होता रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड ऊपर वही क्वेश्चन वर्ड क्या नीचे हो जाएगा। आर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, बॉयज के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, बॉयज के अकॉर्डिंग है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पैसिव वाइज बना रहे हो, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कहां पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द मैच। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, इसका किया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आपका सब्जेक्ट द बॉयज है, जब पैसिव बनाओगे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद कौन सी फॉर्म है, आईएनजी, तो आप अपनी आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाओगे कि नहीं लगाओगे। कभी भी इस बीइंग का प्रयोग साथ में करना है कि नहीं करना है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इस बीइंग साथ में लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सेंटेंस पे डिपेंड करना है, ठीक है। बीइंग के बाद क्या लगा रहा है, प्लेइंग मेन वर्ब है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भैया, प्लेड हो जाएगी। तो फिर क्या लगा दोगे, बाय, और द बॉयज ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, द बॉयज आ जाएगा, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आपको क्या करना है, टैली कर लेना है। फिर टैली कर लो आप, देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इट मींस ये क्या है, एक्टिव बराबर पैसिव है। इट मींस ये क्या है, एक्टिव बराबर पैसिव है। तो जब तक कि आपको पैसिव वाइज पढ़ना है तो ए बराबर बी आपको पढ़ना है। ए बराबर बी या पी बराबर ए किसी भी रूप में आ सकता है, क्योंकि ये एकेडमिक नहीं है, वन वे नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, कुछ भी पूछ सकते हैं। उनका अल्टीमेट एम है कि सिलेक्शन ना देना, आपका अल्टीमेट एम है कि सिलेक्शन लेना। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो ये जो आपको छोटी छोटी बातें यार बताई गई, कितनी बातें मैंने आपको बता दी, आप समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव आप पढ़ रहे हो ना, इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव जो भी वर्ड इंग्लिश का होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी न किसी सेक्शन में बिलोंग करता है। कितने होते हैं, 8 टॉपिक होते हैं। कौन सा रहा है, इंटरजेक्शन हट के आर्टिकल आ गया, वजह क्या है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। नाउन बराबर क्या होता है, स्टेटमेंट, सेंटेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन से पहले जो लगता है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव किससे बना हुआ है, तो आपको देखिए इंट्रोगेटिव किससे बना है, इंट्रोगेट से बना है। इंट्रोगेट से इंट्रोडक्शन बना, इंट्रोगेशन से इंट्रोगेटिव बना। अगर आपसे कोई एडवर्ब पूछना चाहे तो इसका एडवर्ब बन सकता है। एडवर्ब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिवली। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका एडवर्ब हो जाएगा। देखो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एडवर्ब हो जाएगा। तो मेन चीज हमको क्या मालूम होनी चाहिए, मेन चीज हमको वर्ब मालूम होनी चाहिए। तो वर्ब से आप नाउन बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ। तरीके मैं बताऊंगा जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया गया, उसके बाद आपको बताया गया कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए। कितने प्रकार हो सकते हैं, 2 प्रकार के, बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब, बिगिनिंग में क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लेकिन उनसे प्रश्न का भाव निकलना चाहिए। उनसे क्या होना चाहिए, प्रश्न का भाव निकलना चाहिए। कितने होते हैं, मेनली 6 प्रकार के होते हैं। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। बाकी के जो दो होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के साथ साथ आपके प्रोनाउन का काम करते हैं, इसलिए इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव मौजूद होता है। तीन ही प्रोनाउन ऐसे होते हैं इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होता है, यू योर, इट इट्स और व्हिच और ऑफ व्हिच। कैसे पहचानोगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखे हुए हैं सब्जेक्ट है, मेन वर्ब या प्रीपोजिशन के साथ लिखे हुए हैं तो ऑब्जेक्ट है। और मेन आपको बताया गया है क्या है, बराबर पैसिव का।
उसके बाद ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो मैंने क्या बताया, एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पैसिव में किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी सेंटेंस आपको सामने बताए गए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंट्रोगेटिव का यहाँ पर पोर्शन जो होता है वो खत्म होता है, पूरा इंट्रोगेटिव नहीं खत्म हुआ है, कुछ यहाँ पर टॉपिक अभी रह गए हैं वो अगली क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे। भैया आपको क्या करना है, आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी वीडियो देखें, सेशन पसंद आया है, मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो मेहनत को सबको बनाना ये आपका उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो इस वीडियो को इधर तक पहुंचा दीजिए, वायरल कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।